Hi everyone, welcome to Next Level Studies. So in today's video we will discuss the DUJAT 2016 actual paper solutions. So 2019, 2018 और 2017 के solutions का link आपको description में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं जाके. So आज आपके डिस्कस करेंगे 2016. इसमें आपके 30 क्वेश्चंस हैं. नॉर्मली आपके 27 ऑनवर्ड्स आपके 25 क्वेश्चंस आ रहे थे. 2016 में आपके 30 क्वेश्चंस आए थे और 2017 ऑनवर्ड्स आपका पेपर जम्बल्ड अप आता था, लेकिन 2016 में आपके सारे क्वेश्चन एक साथ थे, 30 के 30 क्वेश्चन. सो आपको ये था कि सेक्शन वाइज अगर आपको कर रहे अटेम्प्ट तो आपको वहाँ पे आसानी होती थी. देखते हैं पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the inequality mod of x square plus x plus 6 लेस देन 6. सो ये वाला क्वेश्चन तो गाइज इसमें सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यूज ऑप्शंस सिंपली. ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल आसानी से हो जाएगा. कैसे? अगर हम देखें, मैं अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर एक्स में डाल रहा हूँ, सो ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 2 3 कुछ भी डालता हूँ, सो जो मेरा LHS है, LHS मेरा काफी बड़ा हो जाएगा, वो 6 से भी काफी ऊपर चला जाएगा. अगर मैं 1 ही डाल देता हूँ, सो 1 + 1 2 + 6 8. सो मेरा ये इसलिए करेक्ट नहीं होगा, 1 पे ही नहीं हो रहा है. सिमिलरली ऑप्शन बी में देख लेंगे, क्योंकि बी में वो वाली कंडीशन नहीं है. सी पर जाएंगे तो इसमें 1 दोबारा आ रहा है, 0 टू इन्फिनिटी में 1 दोबारा आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 1 पे सेटिस्फाई नहीं होगा, सो ये भी नहीं हो सकता. डी पर जाएंगे, इसमें दोबारा 1 आ रहा है. सो 1 2 3 है, किसी भी नेचुरल नंबर को आप इसमें पुट करेंगे, सो आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. सो उसका मीनिंग क्या है? ACD तीनों कट के ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा. ठीक है, चेक करना है तो चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं. 3 ऑप्शन आपने शॉर्ट अच्छे से एलिमिनेट कर दिए, सो ऑप्शन बी ही बचेगा. ठीक है, इसको पुट करके आप देख सकते थे. नेक्स्ट पे चलते हैं. द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e की पावर x इज इक्वल टू x. सो सब बेस्ट तरीका क्या है, इसका ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, e की पावर x इज इक्वल टू x का मीनिंग क्या है कि दो कर्व्स हैं आपके पास, एक y इज इक्वल टू e की पावर x और y इज इक्वल टू x. हमें ये देखना है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर करते हैं, करते भी हैं नहीं करते, वो देख लेते हैं. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ कैसा बनता है. वो आपका यहाँ पे कट होता है, ये पॉइंट 0,1 होता है. ठीक है, अगर x को 0 पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा, तो 0,1 पे पुट होता है. ये सिमिलर होता है a की पावर x से. जो आपका e की पावर x का बनता है ग्राफ, e की पावर x का ग्राफ भी वैसे ही बनता है. और y इज इक्वल टू x का ग्राफ तो सबको पता होगा, स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है. सो इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं. सो ग्राफ हम बनाएंगे. सो हैंड राइटिंग बेकार है गाइस, उसके लिए थोड़ा देख लेना. सो ये आपका बना रहा हूं मैं, एक मिनट इसको. सो ये आपका ग्राफ जो है यहाँ से उठ के ऐसे जाएगा आपका. ठीक है, सो ये पॉइंट है आपका 0,1. सिमिलरली अगर मैं y इज इक्वल टू x को बना दूं यहाँ पे, सो y इज इक्वल टू ग्राफ का ऐसा बनेगा. ये दोनों कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होने हैं. अगर मेरे को लग रहा है कि मैं इनको चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी. अगर इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, सो अगर y इज इक्वल टू x की लाइन पे बात करूं, सो ये पॉइंट यहाँ पे 1,1 होगा. लेकिन अगर मैं y इज इक्वल टू e की पावर x, यहाँ पे मैं x को 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू e आएगी. और e की जो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जनरली e की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.7 में. सो ये वाली वैल्यू जो आपकी आएगी तकरीबन ये आएगी 2.71,1. ठीक है, सो आप अब देख सकते हैं खुद ही कि यहाँ पर भी इतना गैप आ रहा है इनके बीच में, और ये कभी भी मिलने वाले नहीं है. सो नो सोल्यूशन वुड बी योर आंसर. ये दोनों ग्राफ ही कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं होने हैं, तो रियल सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा आपको? तो 0 रियल सोल्यूशंस होंगे इसके. यूजिंग ग्राफ आप इस क्वेश्चन को हार्डली 30 सेकंड्स में बिल्कुल कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये ग्राफ्स अगर आपको पता है कि अगर आपने ग्राफ थोड़ा सा गलत बना दिया, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स मतलब ग्राफ को ऐसा बना देंगे, ये ऐसा बनेगा और ये लाइन ऐसे बनेगा, लगेगा एक सोल्यूशन तो लग रहा है. सो एक सोल्यूशन अगर आपको लग रहा है, सो चेक करो कि क्या वो एक सोल्यूशन आप निकाल पा रहे हो. e की पावर x को x के इक्वल पुट करो और यहाँ पे फिर log पुट करके देखो कि क्या हमारी कोई वैल्यू आ रही है. अगर ये वाला सोल्यूशन भी आपको करना, मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आपको डाउट हो रहा है कि एक सोल्यूशन तो निकल जाएगा, ऑल्दो ये चीज गलत है, लेकिन आपको बता देता हूँ. अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, दोनों तरफ log लोगे, ये बनेगा x log e इज इक्वल टू x. ठीक है, ये वाला लॉग x इधर आ जाएगा, लॉग e की वैल्यू 1 होती है, और एक मिनट यहाँ पे भी लॉग x बन जाएगा आपका.
सो x इज इक्वल टू लॉग x होगा आपकी इक्वेशन। अब आपको इसके सोल्यूशंस देखने, और x इज इक्वल टू लॉग x का भी ग्राफ आप बनाएंगे। सो लॉग x का ग्राफ कैसा बनता है गाइस? लॉग x का ग्राफ ऐसा बनता है आपका, ये पॉइंट 1,0 होता है, और y इज इक्वल टू x का ग्राफ आपका ऐसा बनता है। सो ये भी कोई आपका, ये भी कहीं पे आपका इंटरसेक्ट नहीं होना। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने अच्छा टाइम आपका पूरा अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करा, क्योंकि मैं आपको पूरा लॉजिक बताना चाहता था कि यूजिंग इक्वेशन भी आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, और यूजिंग ग्राफ भी आप इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। On the set of natural numbers, a relation R is defined so that P is related to Q if and only if the GC, ये if दोबारा रिपीट हो गया, if the GCD of P and Q is 2 then R is, GCD का मीनिंग क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और GCD का सिनोनिम क्या होता है? आपको सबको पता है, HCF। सो GCD इज नथिंग बट HCF। ठीक है गाइस, अब देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है। सो P इज रिलेटेड टू Q अगर HCF ऑफ P एंड Q इज 2। अगर मैं मान लेता हूँ कोई भी एलिमेंट्स ले लूँ, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपके? 1 2 3 अप टू n तक जाता है ये, है ना, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। मान लेते हैं इसमें कोई भी मैं दो नंबर्स ले लेता हूँ, 2,2 ले लिया, 4,4 ले लिया। सो इनका HCF ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि अगर जैसे 4,4 है, सो ये आपस में 4 एंड 4 का जो GCD है, HCF है, वो 2 नहीं होता। सो इस पर्टिकुलर केस में ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता फंक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव फंक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स पे इसको डिफाइन कर रहे हैं, और नेचुरल नंबर्स पे हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि इस हर वैल्यू में सेटिस्फाई करना चाहिए, सो नहीं होगा वो। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है कि अगर 2,4 इस फंक्शन में रिलाई करता है, 2,4 बिलोंग्स टू आर, सो 4,2 भी करना चाहिए, और वो बिल्कुल सही है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2,4, इन दोनों का HCF 2 है, और 4,2 मतलब मैंने बस अपोजिट कर दिया तो इसका HCF भी 2 है, तो सिमेट्रिक तो हमेशा होगा, ऑलवेज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 2 जैसे 2 4 जैसा एलिमेंट है वो इसमें नहीं आ सकता, सो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में मान लेते हैं कि 2 या फिर ऐसा एलिमेंट लेते हैं 4,6 बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड 6,8 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 4 और 6 का HCF आपका 2 होता है, और 6 और 8 का HCF 2 होता है। सो ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि 4 और 8 शुड बिलोंग टू आर, शुड बिलोंग टू आर। लेकिन क्या 4 और 8 का HCF 2 है? नो, 4 और 8 का HCF 4 होता है, सो इसलिए ये वाला रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो आंसर होगा ओनली सिमेट्रिक, ऑप्शन बी। ठीक है, ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस तो बनता ही नहीं है सवाल, ओनली सिमेट्रिक हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, a function r is defined from x belongs to r, x less than 1, where r is the set of real numbers given by fx is equal to, fx की वैल्यू है आपको दे रखी है, एक मिनट, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, इसको y के अज्यूम पुट कर सकते हैं। अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन 1 अपॉन ई एक्स, और यहाँ पे e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। सो उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो सिंप्लीफाई करने पे ये बन जाएगा अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। सो ये y के इक्वल है। ठीक है, अब आपको इनवर्स निकालना है। सो जब भी आपको इनवर्स निकालना होता है क्या करते हैं, आप पूरे फंक्शन को y की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, x को आप पूरे फंक्शन को y के टर्म्स में लिखते हैं। अभी पूरा फंक्शन हमारी x की टर्म्स में है, अब आप पूरे फंक्शन को y के टर्म्स में लिखेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये बनेगा e की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं ब्रैकेट खोल के, y e की पावर 2x प्लस y। ऑलराइट, फिर इसको करेंगे, सो e की पावर 2x हम कॉमन ले लेंगे, सो हमारा बचेगा y माइनस 1
इज इक्वल टू -1 -1, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1। ये जो -1 यहाँ से कॉमन लेके मैंने नीचे उस -1 को डाल दिया, सो ये e की पावर 2x आ गया आपके पास 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1। अब क्या करेंगे, वी विल टेक लॉग ऑन LHS एंड RHS, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग लेंगे, सो अब मैं रेड से लिख रहा हूं आपके, सो ये बनेगा 2x log e इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। अब log e क्या होता है आपका 1 होता है, सो इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो आपका बन जाएगा 2x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास log ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाफ log 1 प्लस वाई अपॉन log 1 माइनस। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ गई। अब ये क्या बना है आपका, ये आपका f ऑफ y बना है। ठीक है, आपकी y के टर्म से फंक्शन आ गया। अब हमें इनवर्स निकालना था, सो इनवर्स क्या हो जाएगा, जहां y है उसकी जगह एक्स पुट कर देंगे। सो फाइनल आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ लॉग, यहाँ y की जगह एक्स पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, दिस वुड बी द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। So this question says if the first, second and last term of an AP are A, B, C respectively, then the sum of n terms of the AP is। ठीक है, यानी A हमारी फर्स्ट टर्म है, B जो है सेकंड टर्म है, A फर्स्ट है, B जो है सेकंड टर्म है, और C जो है वो nth टर्म मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें दे रखा है हमें बताना है सम ऑफ n टर्म्स। उसके लिए फॉर्मूला हमको पता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 into a plus l, where a is your first term and l is your last term। so वो फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें l या फिर लास्ट टर्म या फिर nth टर्म निकालनी पड़ेगी। so उसका फॉर्मूला लगाएंगे हम a plus n-1d। ठीक है, an क्या है हमारा c, और पहली टर्म जो a1 होता है जनरली वो हमें a दे रखा है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1। और d क्या होगा, d सोचिए इस क्वेश्चन में b क्यों दे रखा है, b की कुछ रेलिवेंस है ना। अगर फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है, तो इसका मीनिंग क्या है कि कॉमन डिफरेंस क्या हुआ आपका b माइनस ए। सिंपल, कॉमन डिफरेंस b माइनस ए, सो d की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए। b का इतना ही रोल था हमारा। सो अब हम इसके यूज करके मुझे ये फॉर्मूला लगाना है ना, Sn इज इक्वल टू a प्लस एल वाला। सो मैं n/2 की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ, n की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स में कहीं भी n नहीं है, मुझे n को एलिमिनेट करना है। सो मैं ये जो इक्वेशन निकाली है इसमें से मैं n निकालूंगा, सो ये बनेगा c माइनस ए इज इक्वल टू n-1 इंटू b माइनस ए, या फिर n-1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, और n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी c माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। सो ये वैल्यू आपकी आ गई n की, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। अब अगर आप इतना थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार अब ऑप्शंस पे देख लेते हैं, तो b प्लस सी माइनस 2a कौन से ऑप्शन में दिख रहा है वैसे, ना ये वाले ऑप्शन में दिख रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है। आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में b प्लस सी माइनस 2 है, और वही हमने अभी तक निकाला है। सो अगर ज्यादा आपको रिस्क लेना पड़े थोड़ा सा, सो सी को मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा, क्योंकि इसमें नन ऑफ द अबव दे रखा है ना, इसलिए नन ऑफ द अबव जब भी दे रखा होता है तो थोड़ा सा हमें सेफ्टी के लिए पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ गई b प्लस सी माइनस 2 अपॉन b माइनस ए। अब हम Sn निकाल लेंगे, Sn होगा हमारा n/2 इंटू ए प्लस सी, ए प्लस लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म क्या आती है हमारी सी, सो ए प्लस सी आ गया हमारा। ठीक है, अब n की वैल्यू जो हमने निकाली थी उसको पुट कर देंगे, n की वैल्यू ये पुट कर देंगे, सो ये आएगा b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 तो ये वाला ले लिया मैंने, और b माइनस ए n की वैल्यू से जो आया है, और इनटू में हमें हमारा a प्लस सी। ठीक है, अब बस ऑप्शंस पे चले जाओ, कौन सा ऑप्शन होगा, b प्लस सी माइनस 2a इंटू ए प्लस सी, ये a प्लस सी और अपॉन 2b माइनस, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
इस वाले स्टेप पे आके भी आप रुक सकते थे। जब ये वैल्यू भी निकल गई, ये वाले स्टेप तक पहुंचने में हार्डली आपको 40 टू 45 सेकंड्स लगने चाहिए। सो क्वेश्चन आई वुड से इतने ही टाइम का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज। ठीक है, कॉमन टर्म जो भी होती है हम उसको ए एन लिख देते हैं। अब इसमें दे रखा है कोई भी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स, मतलब ये जो ए एन है वो इक्वल है ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको दे रखी है इसमें, और ये जीपी है पूरी। अब ए एन को हम जनरल टर्म क्या होती है उसकी, ए आर एन माइनस वन, जनरल फॉर्म ए एनथ टर्म की जीपी में होती है ये। अब अगर n प्लस वन पुट कर देंगे सो ये बस इस इक्वेशन में n की जगह n प्लस वन आ जाएगा। सो ये बन जाएगा इज इक्वल टू ए आर एन प्लस वन माइनस वन, ए आर एन बन जाएगा, और यहाँ पे n की जगह n प्लस टू पुट कर देंगे सो ये बन जाएगा ए आर एन प्लस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सब में से कॉमन ले लेंगे। a तो कॉमन दिख ही रहा है साफ साफ, उसके अलावा r की पावर n माइनस वन भी कॉमन दिख रहा है। अगर मैं r की पावर n माइनस वन यहाँ से लूंगा, यहाँ से भी कॉमन लेता हूँ, सो ये r बचेगा सिर्फ। ठीक है, r की पावर वन बचेगा तभी ये वन बनेगा, और ये बचेगा r की पावर n माइनस वन इंटू आर स्क्वायर। सो अब ये सब कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। सो अब इक्वेशन क्या निकल कर आई, 1 इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। हमसे क्या पूछा, कॉमन रेशियो, हमसे आर की वैल्यू पूछे सिर्फ, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसको देख लेंगे। आर इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि वन माइनस 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 प्लस हो जाएगा, सो ये वन प्लस फोर बन जाएगा अपॉन आपका टू ए, तो टू बन जाएगा ये। सो माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू। ठीक है, अब हमारे दो ऑप्शन आ गए, माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू। अब दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, क्या करेंगे, कौन सा लेंगे। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन में लिखा है इन जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स है तो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, ये जो माइनस साइन वाला है इसको इग्नोर कर देंगे। सो आंसर हमारा जो नेट निकल कर आएगा वो आएगा माइनस वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू। ठीक है, माइनस वाला ये वाला इग्नोर कर देंगे, माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूट फाइव माइनस वन बाई टू। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन करने में आपका लगना चाहिए 1 to 1.5 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, ज्यादा उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इफ b ग्रेटर देन a then the equation x minus a into x minus b minus 1 is equal to 0 has both roots इस इंटरवल में, both roots इस इंटरवल में, both roots इस इंटरवल में, या फिर एक रूट इस इंटरवल में दूसरा रूट इस इंटरवल में। सो देख लेते हैं इसका। मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा ना कि ऐसे क्वेश्चन करने में आपको हार्डली 20 सेकेंड्स लगे, हार्डली 20 सेकेंड्स। सबसे पहले जो बेसिक अप्रोच में आपको बता रहा हूँ, माइनस वन को इग्नोर कर दो, इग्नोर उसको बोलो अभी मैं आपको बाद में देखूंगा माइनस वन। अगर इक्वेशन सिर्फ ये होती एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, अगर इक्वेशन सिर्फ ये होती और इसमें दे रखा है बी ग्रेटर देन ए, यानी कि ये इसके रियल रूट्स हैं, दो रूट्स हैं बी और ए इस वाली इक्वेशन के, और जब मैं नंबर लाइन पे इसको ग्राफ को ड्रॉ करूंगा सो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव कोफिशिएंट है, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। और दो रूट्स है जिसमें b ग्रेटर देन a है, यानी कि ये वाला रूट जो है ये a कॉमा जीरो पे इंटरसेक्ट होगा और ये b कॉमा जीरो। ठीक है, सो ये दो रूट्स होंगे। अभी मैंने माइनस वन को कंसिडर नहीं करा, अगर सिर्फ इतनी सी इक्वेशन होती सो ये चीज होती। अब क्या दे रखा है इसने, माइनस वन कर दिया है, ये जो पूरी इक्वेशन बनी है वी हैव सब्ट्रैक्टेड वन। अब अगर मान लीजिए ये पूरी इक्वेशन एफ एक्स है आपके सामने, सो हमने क्या करा है, एफ एक्स माइनस वन करा है, एफ एक्स माइनस वन करा है, यही तो हमने करा है। ये अगर एफ एक्स है सो हमने एफ एक्स माइनस वन कर दिया। सो एफ एक्स माइनस वन क्या होगा, ये जो पूरा ग्राफ है ये दिस विल मूव डाउन बाय वन पॉइंट, मूव डाउन बाय वन यूनिट। ठीक है, ये पूरा ग्राफ वन यूनिट नीचे चला जाएगा। सो वन यूनिट अगर नीचे चला जाएगा सो पहले अगर ग्राफ ऐसा बन रहा था सो अब ग्राफ कहाँ पे कट करेगा आपका,
मान लीजिए अर्लियर ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। अब अगर ग्राफ एक पॉइंट नीचे कट करेगा तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब आपके जो पॉइंट्स होंगे, सोल्यूशंस होंगे, ये होगा A1, इसको A1 मान लो, ये वाला सोल्यूशन होगा B1, ठीक है। अगर इसको ग्राफ को मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ, इसी में दिखा देता हूँ आपको। सो ये ग्राफ जब नीचे शिफ्ट होगा तो ये ऐसा बन जाएगा ना, यानी कि अब जो इसका सोल्यूशन होगा ये वाला B1 होगा और ये वाला पॉइंट A1 होगा। अब आप खुद देख लो, ये जो पॉइंट है A1, ये कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, -∞ टू A में लाई कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो पूरा इंटरवल था, ये पूरा इंटरवल -∞ टू A था। सिमिलरली आपका यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या था, ये B टू इंफिनिटी था। सो आपका आंसर क्या आ गया, ये वाला। अब आपका ये एक रूट इस साइड शिफ्ट हो, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा और इससे एक रूट राइट साइड। सो एक रूट इस इंटरवल में मिल जाएगा, एक रूट इस इंटरवल में। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसा लगा मेथड गाइज बताइएगा कमेंट्स में। ये मेथड मैंने खुद सोचा, मैंने इसका मेथड देखा, फिर मैंने लंबे तरीके से सॉल्व किया था, फिर मैंने सोचा कि इसका कोई और तरीका भी होगा, तो फिर मैंने ये मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। सो बताइएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन डी होगा। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3 डिजिट 0 1 2 0 1 2। अगर ये 6 डिजिट का नंबर है, सो पहले वाली कॉलम में मैं क्या पुट नहीं कर सकता, 0 पुट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। सिमिलरली अगली 5 डिजिट्स में मेरे पास 3 ऑप्शन है, 0 1 2 कुछ भी पुट कर सकता हूँ। सो हर डिजिट के लिए 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। सो बस मल्टीप्लाई कर दो इनको, कुछ नहीं है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, 2 इंटू 3⁵। बिल्कुल बेकार क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब आपको दे रखा है 125, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज। सो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, सो ये बन रहा है आपका अल्फा स्क्वायर -4। और आपको पता है ये प्रॉपर्टी, अगर अगर आपका क्यूब अंदर है तो डिटर्मिनेंट के वो बाहर आ जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन। सो ये वाला, इससे हम क्या निकाल पाएंगे कि डिटर्मिनेंट ए का क्यूब जो है वो 125 होगा, या फिर हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 होगी। सो एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन है। सो इसका मीनिंग क्या है, अल्फा स्क्वायर -4 आपका 5 के इक्वल होगा, या फिर अल्फा स्क्वायर 9 के इक्वल होगा, या अल्फा आपका +-3 के इक्वल होगा, विच इज ऑप्शन सी। इजी वैरायटी का क्वेश्चन था, नथिंग डिफिकल्ट। If probability of A is 2/3, probability of B is 1/2, probability of A union B is 5/6, then events A and B are। सबसे पहले क्या देख के फॉर्मूला दिमाग में क्या आता है, ये वाला फॉर्मूला याद आता होगा सबको। probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। so उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें 2/3 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 दे रखी है, ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो इसको करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा हमारा, 5/6 2/3 आएगा, प्लस हाफ माइनस 5/6। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 यहाँ पे लिया हमने, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 -5 विच इज 2/6 और 1/3। सो 1/3 आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ऑप्शंस में जाओगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी 0 आना चाहिए। सो ये तो हो नहीं सकता, हमारी 1/3 वैल्यू आ गई। अब इंडिपेंडेंट एज वेल एज, तो ये वाला एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। इंडिपेंडेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पी ए इंटू पी बी क्या है। अगर पी ए इंटू पी बी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, सो ये इंडिपेंडेंट होगा। सो इसको हम करेंगे, सो ये आएगा 2/3 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 1/3। सो ये दोनों इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके। सो इसका मीनिंग क्या है कि इवेंट्स हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। इस पूरे क्वेश्चन को करने में थोड़ी कैलकुलेशन मैंने
हल्का सा टाइम लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन करने में इसको 45 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। सबसे पहले यही चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट टू 3 गिवन डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज, ठीक है, थ्रू 3 गिवन नॉन डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है कि पॉइंट्स आपके ऐसी प्लेन में कहीं पर भी है। सो नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स जब भी होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि हम उनसे एक ट्राइंगल बना सकते हैं। ये बेसिक सी चीज है। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इसका मीनिंग उनसे ट्राइंगल बना सकते हैं। और इसने पूछा कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन तीनों से इक्विडिस्टेंट होंगे। और आपको अगर ट्राइंगल्स की बेसिक्स की नॉलेज है तो आप इसका आंसर देखते ही 1 टिक करो। क्यों? क्योंकि इन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जो इक्विडिस्टेंट होता है, और वो पॉइंट कौन सा होता है आपका? सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर आपका तीनों से इक्विडिस्टेंट होता है, क्योंकि अगर मैं सरकम सर्कल बनाऊंगा, सो मैं इन तीनों को ज्वाइन करूंगा और ये तीनों एक तरीके से रेडियस काम आएंगे। अगर ये इनको मार्क कर दूं तो पी ए, पी बी, पी सी, दीज विल एक्ट एज माई रेडियस, और इनको इनको ऐसे ज्वाइन करके मैं सर्कल भी बना सकता हूँ। सो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा P, या फिर हम कह सकते हैं एक सरकम सेंटर होगा जिनसे तीनों इक्विडिस्टेंट होंगे। ठीक है, सो 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को करने में हार्डली 20 to 25 सेकेंड्स लगने चाहिए अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। द लाइन्स 2x minus 3y minus 5 is equal to 0 and 3x minus 4y is equal to 7 are diameters of a circle। कौन से सर्कल का है? सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो बेसिक चीज आपको देख रही होगी, अगर मेरे को सेंटर निकालना है, सो दोनों डायमीटर जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वही आपको क्या देगा? सेंटर देगा। ठीक है, कोई भी दो डायमीटर्स आप ड्रॉ कर देंगे, वो इंटरसेक्ट तो सेंटर पे ही होंगे ना, तो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो अगर मैं इनको निकालना चाहूंगा एक्स वाई की वैल्यू, इनकी इंटरसेक्शन की वैल्यू, सो वो होगा। अब इसमें आपको लग रहा है कि इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत है कि इस पूरे क्वेश्चन को एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से करो। साफ दिख रहा है कि 2 और 3 का सम 5 होता है और 3 और 4 का सम 7 होता है। सो x की वैल्यू साफ दिख रहा है 1 होगी और y की वैल्यू -1 होगी, तभी ये 5 बनेगा और तभी ये 7 बनेगा। सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए 1, -1। सिंपल। अब ये जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, मुझे बस ये देखना है कि कौन सी जनरल फॉर्म फिट होगी। अब जनरल फॉर्म सर्कल की क्या होती है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और जिसमें हमारे -g और -f हमारा क्या होता है? सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और जिसमें हमारा 1 और -1 अभी हमने निकाल लिया कि कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि -g -f कॉरेस्पॉन्ड करेंगे 1, -1। सो इसके अकॉर्डिंग -g अगर 1 है तो g की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए? -1, और f की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 1। ठीक है, f की वैल्यू +1 आएगी। सो इस वाली इक्वेशन में अगर पुट करेंगे, सो 2gx, अगर 2gx निकालना है सो -2x आना चाहिए। सिमिलरली अगर हम 2fy करेंगे सो वो +2y होना चाहिए। सो हम बस ये देखेंगे कौन सी इक्वेशन में -2x + 2y आ रहा है। सो -2x + 2y ऑप्शन ए में नहीं आ रहा, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में +2x आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में आ रहा है, सो ये हो सकता है। ऑप्शन डी में भी माइनस आ रहा है, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को करने में, मतलब पैटर्न आइडेंटिफाई करने में, ये सब करने में, इसको आई वुड से 75 सेकंड्स इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू शुड टेक फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 75 सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x - a अपॉन मॉडुलस ऑफ x - a इक्वल्स। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं मॉडुलस ऑफ x - a, सो ये दो वैल्यूज लेगा। ये x - a होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, और ये -x - a होगा व्हेन x इज लेस देन a। अब मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब मैं करूंगा दो लिमिट्स लूंगा, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। अगर मैं निकालता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट लगा रहा हूँ, सो ये तो मेरा x - a ही रहेगा। अब x a प्लस में कौन सा वाला रहेगा हमारा? ये वाला। ये सिंपली मॉडुलस ऑफ x - a बन जाएगा x - a।
जो कि सिंपल आपका कैंसिल होकर आपकी लिमिट आ जाएगी 1, RHL आपकी आ जाएगी 1। सिमिलरली अगर मैं LHL निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो x टेंड्स टू a माइनस करेंगे इसमें हमारा न्यूमरेटर तो x माइनस a ही रहेगा, और जो डिनोमिनेटर है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a वो बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस a। सो उसको सॉल्व करेंगे, सो ये आएगा -1। सो ये आपका होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप देखेंगे कि ये -1 है, सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। सो LHL RHL के इक्वल नहीं है, सो ये ए पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं हो, ए पॉइंट के लिए इसकी लिमिट डिफाइंड नहीं होगी, सो इसकी लिमिट होगी डज नॉट एग्जिस्ट। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज, लिमिट इसकी एग्जिस्ट इस पॉइंट पे नहीं करेगी। ठीक है, और पॉइंट्स के लिए कॉन्टिन्यूस होगा तब उसकी आ जाएगी, लेकिन सिर्फ ए पॉइंट की बात करें हम, सो ए पॉइंट पे इसकी लिमिट डिफाइंड नहीं होगी। ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। फिर है द सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रेफर्स टू द सेट। सो इसका डायग्राम बना लेते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम पूरा प्रॉपर वेन डायग्राम वाला बनाते हैं। ये आपका बन गया ए सेट और ये बन गया आपका बी सेट। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, सो ए इंटरसेक्शन बी को मैं मार्क कर देता हूं इससे। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन बी है। फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा एरिया होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट? बी कॉम्प्लीमेंट तो बी के अलावा ये पूरा एरिया होता है आपका, है ना, ये वाला जिससे मैंने ग्रीन मार्क करा है, और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन जब हम करेंगे, सो वो वाला रीजन होगा हमारा ये, जिसको मैं इससे मार्क कर रहा हूँ, येलो से मार्क कर रहा हूँ। सो ये वाला रीजन होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ये पूरा रीजन निकल कर आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो अब इन दोनों का यूनियन करना है, इन दोनों का यूनियन दिख रहा है साफ साफ, क्या है, पूरा ए एलिमेंट, सो ऑप्शन ए। ठीक है, ए पूरा ए एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, 45 सेकंड्स का क्वेश्चन है हार्डली। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ f of x is equal to 1 minus x upon 1 plus x then, सो आपको कंडीशंस दे रखी हैं, सो कंडीशंस को वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं। f of माइनस एक्स करेंगे आप, f of माइनस एक्स करेंगे, सो ये बनेगा f 1 plus x upon 1 minus x। ये fx के तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा, सो ये नहीं हो सकता। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, इन f of x और f of माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो दिख नहीं रहा मुझे आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर भी देंगे ये तो 1 आएगा ना। हाँ, सो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आपका आएगा 1, क्योंकि इससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, सो ये भी गलत है आपका। f of 1 by x इज इक्वल टू 1 by x, अब अगर 1 by x करेंगे, f of 1 by x करेंगे हम, सो ये आएगा 1 minus 1 by x on 1 plus 1 by x। सो ये बनेगा आपका x minus 1 on x plus 1। सो ये आपका अगर देखा जाए तो ये बन रहा है -1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सो ये आपका जो कंडीशन, आपकी जो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रही है, ये तब इक्वल होगा अगर ये इक्वल हो जाए आपका माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब इसको एफ एक्स को और इसको कंपेयर करोगे तो दिखेगा कि ये वाली जो पूरी कंडीशन है ये माइनस एफ एक्स इक्वल है, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, इजी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। If p q are the roots of the equation x square plus pq is equal to p plus 1x, then q is equal to, सबसे पहले इसको इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1x प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो पी क्यू मेरा कांस्टेंट है, इसमें x का कोएफिशिएंट माइनस पी प्लस 1 है, माइनस का होल पी प्लस 1। सो पी क्यू रूट्स है, यानी कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाय, यानी कि p प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो कितनी वैल्यू आ गई, q की वैल्यू 1 आ गई, बस इतना सा क्वेश्चन, q की वैल्यू 1 आ गई। कुछ भी नहीं था यार इस क्वेश्चन में, तो मतलब हार्डली, मतलब 15 सेकंड से क्वेश्चन भी नहीं कहूंगा इसको, कुछ करना ही नहीं था, सम ऑफ रूट्स लगाओ आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेकार लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन है द लेंथ द
एक मिनट, the length of a side of a square is a meters. A second square is formed by joining the middle points of the square. Then a third square is formed by joining the middle points of the second square, and so on. Then the sum of the area of the squares carried up to infinity is. So मान लेते ये हमारा स्क्वायर बना है, दोबारा बना लेते, अच्छा नहीं बना है, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया हमने, फिर एक और स्क्वायर बनाया हमने, अंदर वाली फिगर भी स्क्वायर बनेगी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, इसमें दे ही रखा है उसे क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो स्क्वायर ही बनेगा। सो क्वेश्चन में क्या है कि ये वाली साइड ए है, अब इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा आपने, दोबारा इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते जा रहे हैं, फिर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ये पैटर्न मुझे बनाने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये पैटर्न आपका बनता जाएगा ऐसे, कभी कभार ड्राइंग करने का मिलता है टाइम। सो ये आपका पैटर्न बन गया, ठीक है। सो ये आपका स्क्वायर बनते जाएंगे, उन सबका सम पूछा इसने एरिया का। सो अगर पहला स्क्वायर देखे बड़ा वाला, सो उसका एरिया ए स्क्वायर होगा। जो दूसरा वाला स्क्वायर है, दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया हाफ होगा। क्यों हाफ, कैसे होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। सो अगर मैं दिखाऊं आपको, सो यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो शेडेड पार्ट है, ये इस वाले पार्ट का हाफ है जो मैंने टिक मारा है। सिमिलरली ये वाला इसका हाफ है, ये वाला इसका हाफ है, ये वाला पार्ट इसका हाफ है। जितने भी मैंने राइट मारे हैं और सारे शेड करे हैं, वो सारे पार्ट मिला के वो इक्वल बनेगा, यानी कि ये सारे टिक वाले पार्ट सारे शेडेड पार्ट के इक्वल होंगे। इसका मीनिंग क्या है, ये हाफ होगा। सो अगर इसका ए स्क्वायर है तो अगले वाले स्क्वायर का, ये वाले का ए स्क्वायर बाय 2 होगा, उससे अगले वाला एरिया ए स्क्वायर बाय 4 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपका जाएगा टिल इंफिनिटी। सो अब ये क्या बन गई आपकी इनफाइनाइट जीपी। दिस इज योर इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है आपका, पहली टर्म क्या है आपकी ए स्क्वायर, और आर क्या है आपका हाफ, क्योंकि हर बार आपका ये एरिया हाफ होता जा रहा है। सो 1 माइनस हाफ विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन हाफ विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो इन सब एरिया सम, सारे स्क्वायर्स के एरिया का सम होगा 2a स्क्वायर, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 letters are written to 3 persons and addresses on the envelopes are also written. One letter is placed randomly in each envelope. The chances that the letters go into right envelope are, ठीक है। सो 3 letters हैं, 3 persons को लिखे गए हैं। सो मान लेते हैं कि जो letters हैं वो 1 2 3 है, ठीक है, और एनवलप्स जो है आपके वो ए बी सी है। सो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ए सी बी, और ऐसे आपके कितने, जब भी आपके 3 नंबर्स होते हैं इनके कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 3 फैक्टोरियल। और मान लीजिए करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है। सो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 पॉसिबिलिटीज है, और हमें करेक्ट में भेजना है, करेक्ट की एक पॉसिबिलिटी है। सो 1/6 सिंपल है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 6 पॉसिबिलिटीज होंगी, मतलब 6 तरीकों से हम एनवलप्स में लेटर भर सकते हैं। 6 पॉसिबिलिटीज होंगी, उसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी सही वाली होगी जो कि एबीसी है, ठीक है। बाकी की 4 पॉसिबिलिटीज भी लिख देता हूँ, सी ए बी सी बी ए, ये 6 पॉसिबिलिटीज होगी जिसमें ये वाली करेक्ट मान लो। सो 1/6 आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन पुट 5 लेटर्स इन 10 लेटर बॉक्सेस, ठीक है, 5 लेटर्स इन 10 लेटर बॉक्सेस। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर हम देखें कि हर लेटर के पास कितने ऑप्शन है। अगर मैं लेटर 1 के पास जाऊं, मेरे पास 5 लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो कहेगा कि मेरे पास 10 ऑप्शन है, मैं 10 लेटर बॉक्सेस में जा सकता हूँ। फिर दूसरा लेटर बोलेगा मेरे पास भी 10 है, तीसरा बोलेगा मेरे पास भी 10 ऑप्शन है। ऐसे 10 के पावर 5 टोटल वेज होंगे जिससे आपका आंसर आ जाएगा। सो इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट क्या होता है इन क्वेश्चन का, जनरली आपको जो भी फिक्स्ड आइटम होती है, उसका नंबर आपको वो आपको बेस में लेना पड़ता है, और पावर में आपको लेनी पड़ती है नॉन स्टेशनरी आइटम जो कि मूविंग है आपकी। यानी कि जैसे इस वाले केस में फिक्स्ड आइटम कौन सी थी, लेटर बॉक्सेस। अब लेटर बॉक्सेस हमारी एक जगह फिक्स्ड है,
वो हम मूव नहीं कर सकते। सो लेटर बॉक्स कितने हमारे 10, सो 10 आएगा। और मूविंग या फिर नॉन स्टेशनरी आइटम कौन सी हमारी, लेटर्स। लेटर्स को हम कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेटर बॉक्सेस को हम ऐसे मतलब मूव नहीं कर सकते। सो नॉन स्टेशनरी आइटम इसमें लेटर्स होंगे हमारे, और वो है हमारे 5। सो आंसर होगा 10 की पावर 5। सो आप सिंपल लॉजिक से भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जिन लोगों को फॉर्मूले पसंद है सो उनके लिए ये फॉर्मूला भी बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 5p minus 4q की पावर n इज। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब भी हमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना होता है, सो हम क्या करते हैं, जो भी हमें वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, वी पुट ऑल द वेरिएबल्स इक्वल टू 1। सो इफ वी पुट p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1, सो हमारी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 5p 5p 1 बन 5p 5 बन जाएगा माइनस 4 की पावर n। सो 1 की पावर n इज इक्वल टू 1, यानी कि सारे कोफिशिएंट्स का सम जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पूरा आपको बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है ये। अगर आप बोलेंगे तो बायनोमियल थ्योरम भी पढ़ा दूंगा ये, लेकिन अगर ये पूरा क्वेश्चन का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने लग गया तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये वाला वीडियो पूरा सोल्यूशन ओरिएंटेड है, सो उसमें आपको पूरा मैं अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि ये कैसे आई चीज। मैंने आपको मेन चीज बता दी कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स में आपको 1 बनाना होता है। सो उसके लिए मैंने p और q को 1 ले लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। It was calculated that 50 persons could complete a piece of work in 15 days. But before the start of the work, 25 more joined the work. How long will it take to complete the work? So easy है, M1 into D1 वाली चीज है, man days is equal to M2 into D2, वर्क तो सेम है। सो पहले वाले केस में 50 लोग थे और 15 दिन थे। अब दूसरे वाले केस में 25 लोग आ रहा और आगे, मतलब 50 + 25 75 लोग आगे, तो कितने दिन लगेंगे उसको x मान लेते हैं। सो सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 होगा 10 होगा। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10, मतलब अब सिर्फ 10 दिन लगेंगे। पहले कितने 15 दिन लगे थे, अब 10 लगेंगे। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 10 डेज। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इन एन एग्जाम द एवरेज वाज फाउंड टू बी 60 मार्क्स। After it was found that the marks of 10 candidates were wrongly written 50 in place of 70, and after correction the average became 65. The total number of candidates who took the exam are. So सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप अगर टोटल देखोगे, टोटल मार्क्स देखोगे तो 60x होगा। x क्या मेरा, x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिया मैंने। अब उसमें दे रखा है कि 50 जो 10 कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स हमने गलती से 50 लिख दिए जबकि 70 होना था, यानी कि ये जो 10 कैंडिडेट्स हैं इनको 20 मार्क्स और मिलने हैं, ठीक है। 10 into 20 में यानी कि टोटल स्कोर में 200 और ऐड होना है। 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके 20-20 मार्क्स और बढ़ने हैं। 60x + 200 इज इक्वल टू न्यू एवरेज जो कि 65 है, और बंदे तो उतने ही रहेंगे x। सो 5x आपका आ गया 200, x आ गया आपका 40, यानी कि टोटल कैंडिडेट्स हमारे कितने 40, विच इज ऑप्शन बी। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क करके अपना इसका सोल्यूशन जो भी मैं बता रहा हूँ इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें बता देता हूँ आपको। e की पावर x क्या होता है, 1 + x फैक्टोरियल 1 + x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। ये e की पावर x की एक्सपेंशन होती है। जब आप e की पावर 1 लिखेंगे यानी कि x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 1 प्लस ये तो 1/1 फैक्टोरियल बन जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। ये दोनों चीजें आई होप सबको समझ आई होगी। e की पावर x मैंने बताया, फिर x की जगह 1 पुट कर दिया तो ये नंबर बन जाए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में अब मैं क्या करूंगा, ये हर टर्म को मैं 2 टर्म्स में ब्रेक करूंगा। जैसे 2/1 फैक्टोरियल है, अब क्वेश्चन पे आए, सो 2/1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, बस इसको ब्रेक कर दिया। सिमिलरली जो 3/2 फैक्टोरियल है मेरा, 3/2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल।
कुछ नहीं कर रहा, मैं बस ब्रेक कर रहा हूँ इसको। सिमिलरली 4/3 फैक्टोरियल जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल। सो ये वाली जो ब्रैकेट है ये पहली टर्म का एक्सपेंशन है, ये दूसरी टर्म का एक्सपेंशन है, और ये तीसरी टर्म का एक्सपेंशन है। ठीक है, प्लस ये आपका चलता जाएगा। अब देखो अब क्या करना है हमें। अब देखो, लुक एट फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच ब्रैकेट। फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच ब्रैकेट को आपको देखना है सिर्फ, यानी कि आपको कौन सी टर्म्स देखनी है जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ। एक ये वाली टर्म देखनी है आपको, ये वाली टर्म देखनी है, और ये वाली टर्म देखनी है। सो पहली टर्म लुक एट फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, सो यहां से मिलेगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल है, प्लस अप टू ये चलता जाएगा। अब ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट को अगर हम ऐड करें, हर ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट ऐड करेंगे, सो ये चीज आएगी। अब ये किसके इक्वल होगा? अब ये जो इक्वल होगा, अब ये देखो, जो मैंने e⁻1 लिखी थी वहीं से सारे सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। अब 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये चीज क्या दिख रही है आपको? यही तो चीज है, बस 1 एक्स्ट्रा है। e⁻1 में ये वाला 1 एक्स्ट्रा है बस। सो इसकी पूरी की वैल्यू, जो फर्स्ट पार्ट है मेरा, इस पूरी की वैल्यू होगी e-1। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। ये 1 एक्स्ट्रा होगा तो मैंने e-1 कर दिया। अब क्या करना है आपको? नाउ यू हैव टू लुक एट सेकेंड पार्ट ऑफ ईच ब्रैकेट। अब हर ब्रैकेट के सेकेंड पार्ट को देखो जो कि हमने छोड़ा है। इन मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऐड कर देंगे हम, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, तो हमारे पास इस पूरा फंक्शन की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। पूरी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट जो है वो, अब उसमें ग्रीन वालों को देखो, आपको इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 फैक्टोरियल, एज इट इज लिख दिया मैंने। अब 2/2 फैक्टोरियल है। 2/2 फैक्टोरियल जो नंबर है, इसको मैं 1/1 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 2/2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। सो उसको दोबारा मैं 1/1 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। देखते हैं मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको। सिमिलरली 3/3 फैक्टोरियल, ये अगला पार्ट है। 3/3 फैक्टोरियल जो अगला पार्ट है, इसको मैं 1/2 फैक्टोरियल आएगा ना कंप्यूट करके, क्योंकि 3/3 फैक्टोरियल को जब मैं खोलूंगा, एक्सपैंड करूंगा, सो ये बनेगा 3 into 2 फैक्टोरियल। सो ये बनेगा 1/2 फैक्टोरियल। सो ये टर्म आ गई 1/2 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर इस पार्ट में आगे बढ़ोगे आप, सो अगली टर्म इसमें आएगी 1/4 फैक्टोरियल प्लस 4/4 फैक्टोरियल, है ना, ये टर्म आएगी। यानी कि अगली टर्म 4/4 फैक्टोरियल है, उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो बनेगी 1/3 फैक्टोरियल, उसको जब सिंप्लीफाई करूंगा। सो अब इस पार्ट को देखो, और ये आपका जाएगा आगे तक चलेगा ये। अब इस पार्ट को देखो और e⁻1 को देखो ध्यान से। अब बताओ ये किसके इक्वल होगा? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इक्वल होगा e के, पूरा e के इक्वल होगा, क्योंकि 1 जो हमने एक्सक्लूड करा था इस बार वो है, ये वाला 1 है। सिमिलरली 1/1 फैक्टोरियल का ये 1 है, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल सारे आएंगे। इसका मतलब सेकंड पार्ट की वैल्यू पूरी e है। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू e-1 थी, सेकंड पार्ट की वैल्यू e है। सो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? e-1 प्लस e, जो कि हो जाएगी 2e-1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा करवाया, इसको नोट कर लो कहीं पर। ठीक है गाइस, आई होप क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और इसको सोल्यूशन भी अच्छा लगा होगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ वेक्टर एक्स का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ वेक्टर एक्स, एंड इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर, ये अल्फा कर लो इसको, ये ए नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड, देन सो हमें सिंपली ये दे रखा है, इसको मैं ए और बी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है, ये दे रखा है हमें। और अब क्वेश्चन ऑप्शंस पे जाओगे तो हमें पूछा पैरेलल, परपेंडिकुलर या फिर इक्वल टू। सो उसके लिए क्या करेंगे, यानी कि मुझे किसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट पे लाना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसका मैग्नीट्यूड है, दोनों मैग्नीट्यूड को स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि ये बन जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करेंगे, सो ये बनेगा
स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉस थीटा आएगा इसका, इनके बीच का एंगल, इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 भी आएगा, सॉरी ये 2 भी आएगा, माइनस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, कॉस थीटा आता है जब भी आप वेक्टर्स में करते हैं तो कॉस थीटा आता है आपका, सो ये कॉस थीटा बन जाएगा, सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका, सो आपका नेट निकल कर आएगा 4 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, सो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 यानी कि बोथ द वेक्टर्स जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं, बोथ द वेक्टर्स आर आइदर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर, ठीक है, या तो ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर एक ही बात है, या तो ये होंगे, सो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन बी, अल्फा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बीटा वेक्टर, मैंने अल्फा बीटा को ए और बी ले लिया, ठीक है गाइस, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं। If each element of matrix of order 3 cross 3 has determinant of value A, and if each element of this matrix is multiplied by 2, then the determinant of the new matrix is equal to. So सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ठीक है, सो आपसे डिटर्मिनेंट ए में पूछा है कि हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी ये मान लीजिए इनके एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कुछ भी एलिमेंट्स थे, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो अब मेरे को अब इसका अगर मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सो मैं क्या कैसे निकाल सकता हूँ, हर रो में से मैं एक एक बार 2 कॉमन निकालूंगा, सो 8 बाहर आएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो 8 ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आपको वैल्यूज की ए दे रखी है, सो आंसर होगा आपका 8 ए, ठीक है, ए को मैंने डिटर्मिनेंट मान, ए को मैंने मैट्रिक्स मान लिया था, सो आंसर 8 ए होगा आपका, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है, 2 तीनों रोज या तीनों कॉलम्स में से बाहर निकलेगा, इजी क्वेश्चन था, 20 सेकेंड्स मैक्सिमम आई वुड से इस क्वेश्चन को देना चाहिए। A shopkeeper buys a number of books for 80. If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost him ₹1 less than the number of books he had bought is. गाइस इसमें तो यार ये क्वेश्चन तो करने वाला ही नहीं है, 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शंस पे जाओ सीधा, 80 का फैक्टर कौन सा, इनमें से कौन सा नंबर है जो 80 का फैक्टर है, 16, सिंपल 16 5 ठीक है, सो 16 5 होता है, अगर दूसरी कंडीशन देखें 4 मोर बुक्स, यानी कि अगर वो 20 खरीदता, सो ये 1 रुपया कम की पड़ती, 4 की पड़ती, बस कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 16 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, मतलब ये बिल्कुल बेकार बकवास क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ 1 by x plus 1 plus 2 by x plus 2 is equal to 5 by x plus 4, then x is equal to, ठीक है, बेस्ट तरीका क्या है इसमें, यू हैव टू यूज ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस का यूज कर लो, ऑप्शंस के यूज से आपको काफी इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ गए तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी पूरी। ऑप्शंस पे जाओ, पहले अगर 2 को पुट करते हैं, तो ये बनेगा 1/3 प्लस 2/4 इज इक्वल टू आपका होना चाहिए 5/6, सो 1/3, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज में भी आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज में हम कैसे क्विकली कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, मैं इसके डायरेक्ट इसका एलसीएम नहीं लूंगा, 1/3 मुझे पता है 33.33% होता है, 2/4 यानी 50%, सो ये पूरा होता है 83.33%, और 5/6 कितना होता है, 5/6 यानी कि 1 - 1/6 यानी कि 100 - 16.66, वो यही आ जाएगा आपका 83.33%, सो दोनों वेरीफाई हो गया, यानी कि x की वैल्यू आपकी 2 होनी चाहिए, और एक ऑप्शन पे हम श्योर हो चुके हैं कि 2 आंसर आएगा, और नन ऑफ दीज वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, सो 2 को आप मार्क करो और आगे बढ़ो, बाकी इनको चेक भी नहीं करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ 1 + x की पावर n आर इन AP, देन n इज इक्वल टू, अब 1 + x की पावर n जो होता है आपका, उसकी एक्सपेंशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो होता है आपका NC0। अब 0 किसको लेंगे, 1 की पावर 0 x की पावर n
ये आपकी पहली टर्म हो गई। फिर दूसरी टर्म हो गई आपकी NC1 1 की पावर 1 और x की पावर n-1। सिमिलरली आपका तीसरी टर्म होगी NC2 1 की पावर 2 x की पावर n-2 और चौथी टर्म होगी आपकी प्लस NC3 1 क्यूब और x की पावर n-3। अब ये 1 की पावर कुछ भी हो तो ये तो टर्म्स हम इग्नोर कर ही सकते हैं, ये कोफिशिएंट हमें कुछ नहीं देगा। अब हमें सिर्फ कोफिशिएंट की बात करिए। सो x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2, x की पावर n-3, ये तो कोफिशिएंट नहीं होंगे, तो वेरिएबल्स हैं हमारे। सो कोफिशिएंट कौन से होंगे हमारे? NC0, NC1, NC2, NC3। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि NC1, NC2 और NC3 ये एपी में दे रखा है, ये एपी में दे रखा है, यानी कि ट्वाइस अगर तीन चीजें एपी में होती है तो हम लिखते हैं ना 2b = a+c। सो इन तीनों के लिए भी यही करेंगे, यानी कि 2 इंटू NC2 इक्वल होगा आपका NC1 प्लस NC3। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब या तो ऑप्शन यूज कर लो सिंपली, ठीक है, इक्वेशन बन गई, ऑप्शन लगा लो, या इसका परफेक्ट तरीका बता देता हूँ। ये होगा NC2 को करोगे ये बनेगा 2 इंटू n इंटू n-1/2। NC1 की वैल्यू n होती है और NC3 को करेंगे सो n इंटू n-1 इंटू n-2 और डिनोमिनेटर में आएगा आपका 3 फैक्टोरियल विच इज 6। सो इन तीनों टर्म्स में n कॉमन दिख रहा है तो इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से 2 भी जाएगा कैंसिल। सो इसको लिखेंगे n-1 इज इक्वल टू आपका बनेगा 1 प्लस n-1 n-2 अपॉन 6। ठीक है, अपॉन 6 आ गया आपका। अब क्या कर सकते हैं, 1 प्लस हाँ ये आ गया। अब इसको बस सिंपली इसको या तो ओपन कर लो या फिर ऐसे कर लो, ये 1 को उधर ले जाओ, ये बनेगा n-2 इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2 अपॉन 6। और सिंपल हो गया कैलकुलेशन। सो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। n-1 की वैल्यू आ जाएगी 6 या n की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, इनकी वैल्यू 7 आ गई विच इज ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा बायनोमियल नहीं पता है तो फिर दिक्कत आएगी इसमें डेफिनेटली। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम पता है तो उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बेसिक से क्वेश्चन है ये तो। बायनोमियल थ्योरम में तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। सो अगर आपका वर्टिकल पोल है ये x है, सो शैडो इसकी ये होगी पूरी, तो शैडो x/√3 है 1/√3 टाइम्स। सो ये थीटा है, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सम थीटा है। सो tan थीटा कितना हो जाएगा, x अपॉन x/√3 विच इज इक्वल टू √3। सो tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, 20 सेकंड्स का क्वेश्चन आई वुड से। ठीक है, 20 सेकंड्स का क्वेश्चन था। सो गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लॉग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ही है। log 2 अपॉन log 3 लिख देंगे इसको। फिर ये log 5 टू द बेस 5, ये तो 1 बन जाएगा आपका। ठीक है, log a टू द बेस a तो आपका 1 होता है, सो इसको तो मैं लिख ही नहीं रहा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई है log 9 अपॉन log 4 से। सो उसको फर्दर लिखेंगे, बनेगा log 2 अपॉन log 3। फिर ये बनेगा log 3 स्क्वायर अपॉन log 2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो स्क्वायर है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली टर्म भी आपकी यहाँ इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। सो उसको फर्दर लिखेंगे, सो ये बनेगा log 2 अपॉन log 3 इंटू 2 log 3 अपॉन 2 log 2। सो यहाँ से log 2 कैंसिल हो गया, log 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, क्या आया 1। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। So guys, these were all the 30 questions which came in your DUJAT 2016 exam. I hope you liked the video. ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ऐसा और यूजफुल कंटेंट आता रहेगा। और इसके अलावा आप हमारे और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, 2019, 2018, 2017 के और भी सॉल्यूशंस डलते रहेंगे। So do subscribe the channel and hit the bell icon. So thank you guys for watching the video.